उमर खालिद भी देश के लिए काम करता है। उमर खालिद ने जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है वो यूनिवर्सिटी आज पूरे देश में दूसरे तीसरे नंबर पर है। सोचिए कि टॉप यूनिवर्सिटी का टॉप स्कूल आतंकवादी कैसे हो सकता है। आज भारत के इतिहास में, स्वतंत्र भारत के इतिहास में, भारत के 1 अरब 45 करोड़ के लोगों के बीच में जब मुसलमानों की आबादी 25 से 30 करोड़ है तो कैबिनेट में एक मुस्लिम मंत्री क्यों नहीं है। मेरा नाम शेर मोहम्मद खान है। अरे मोहम्मद जी कहाँ से आए भाई? मैं बाराबंकी से आया हूँ। यूपी से हैं और मुसलमान हैं। बिल्कुल यूपी से हैं, मुसलमान कम्युनिटी से हैं। यूपी का मुसलमान जी महफूज है। देखिए आज के समय में अगर हम इसका गहन रूप से विश्लेषण करें तो जो उत्तर प्रदेश के हालात हैं वो ये उत्तर प्रदेश के जो हालात हैं उन हालातों में उत्तर प्रदेश का मुसलमान अपने आप को महफूज महसूस नहीं कर रहा है। जी आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है। आए दिन छोटे छोटे अपराधों में उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जाना, उनका एनकाउंटर होना, गौकसी के नाम पर जो है मुसलमानों को मारा जाना, यह आए दिन आम हो रहा है। और मैं उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करता हूँ और मैं माननीय उच्चतम न्यायालय से मांग करता हूँ कि इन मामलों पर कठोरतम कार्रवाई करे। रामराज्य नहीं है। अगर रामराज्य होता, रामराज्य का मतलब समझ रहे हैं क्या होता है? रामराज्य का मतलब होता है सुशासन। राम ने सबरी के झूठे बेर खाए थे और आप कहते हैं रामराज की बात करें। आप एक वर्ग को टारगेट करते हैं और कहते हैं कि आप जो है रामराज की बात करें। क्या बात कर रहे हैं आप? कितने पढ़ाई की आपने? मैंने बहुत पढ़ाई की। मैं बीएड हूँ, मैं बीए, एमए, बीएड, सीटेट, नेट, एलएलबी। वर्तमान में एज डिग्री कॉलेज में एज असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ा रहा हूँ। असिस्टेंट प्रोफेसर? यस। क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? मैं ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ। ज्योग्राफी पढ़ाते हैं? यस, मैं ज्योग्राफी का असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ एज डिग्री कॉलेज में, सेल्फ फाइनेंस डिग्री कॉलेज में ज्योग्राफी का असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। लॉ भी हूँ, लॉ कर रहा हूँ वर्तमान में, और नेट हूँ, बीएड हूँ, सीटेट हूँ, बीए हूँ, एमए हूँ लखनऊ यूनिवर्सिटी से। जी जी। मुसलमानों को क्या कहेंगे जो पढ़ते लिखते नहीं? मैं मुसलमानों से अपील करना चाहता हूं कि आपका हित पढ़ाई में है। आज मैं खड़ा होकर बोल रहा हूं कि संविधान की ताकत है, ये पढ़ाई की ताकत है। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। मैं मुसलमान हूँ, मैंने उस शेरनी के दूध को पिया है तो मैं यहाँ खड़े होकर दहाड़ रहा हूँ। और मैं मुसलमानों से अपील करता हूँ कि आप मुसलमानों के पैगंबर हज़रत मोहम्मद ने कहा है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि अगर आपको इल्म लेना है तो चीन तक जाइए। उस ज़माने में चीन सबसे दूर हुआ करता था और टेक्नोलॉजी के मामले में आगे था। तो मैं मुसलमानों से अपील करता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि आपको अगर ज्ञान लेना है तो आप चीन जाइए। तो मैं कहना चाहता हूँ कि वर्तमान परिदृश्य में अपने बच्चों को पढ़ाइए, एक वक्त कम खाइए लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए। अब्दुल करके चिढ़ाया जाता है, कैसा लगता है? नहीं, ये तो थोड़ा सा बुरा वर्ड है, बुरा शब्द है, क्योंकि अब्दुल दरी बिछाने के लिए नहीं है। अब्दुल ने देश को चलाया है, अब्दुल ने देश की बागडोर को संभाली है, अब्दुल ने इस देश के लिए शहादत दी है। आप उठाइए हिस्ट्री, आप मुगल पीरियड में उठाइए, आप जो है सल्तनत पीरियड में उठाइए। देश के मुसलमानों ने देश की सीमाओं की हिफाजत की है। वजह है कि मुगल पीरियड को जी ज़्यादा टारगेट किया जाता है। एक्चुअली कुछ अंग्रेज़ों को उतना नहीं। एक्चुअली हमारे लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। जो हमारे नेता हैं उनको एक्चुअली जो हमारे नेता हैं जो शब्द जो वो बताते हैं हमारे नौजवान उसको एक्सेप्ट कर लेते। क्यों? क्योंकि हमने हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ा नहीं है। अगर आप मुगल पीरियड में देखें तो भारत सोने की चिड़िया थी। औरंगजेब के जो है शाहजहाँ और अकबर के ज़माने में भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि कहा जाता है कि दुनिया का आधी चांदी और लगभग सोना पूरी दुनिया का भारत आ गया था। भारत की इकोनॉमी उस समय बहुत ज़्यादा थी, पूरी दुनिया का लगभग 25 से 30%। टेक्स्ट बुक में क्यों नहीं है? कहाँ से पढ़ ली? अरे मैं एनसीईआरटी से पढ़ा हूँ। मैं यूपीएससी का स्टूडेंट रहा हूँ, मैंने वहाँ से पढ़ाई की है। एनसीईआरटी में किस कक्षा में? अरे एनसीईआरटी में आप उठाएंगे नहीं, एनसीईआरटी में जब आप उठाएंगे तो आप हिस्ट्री में देखेंगे। आप मिडियल हिस्ट्री पढ़िए, मिडियल हिस्ट्री में पूरा मुगल एम्पायर है। मुगल को खत्म किया जा रहा है। नहीं, अगर ये खत्म किया तो इस सरकार की साजिश है। और मैं कहना चाहता हूँ कि इतिहास को खत्म न करिए, क्योंकि हमारे देश का युवा अगर इतिहास नहीं पढ़ेगा तो कैसे जान पाएगा कि हमारी पीढ़ियाँ समृद्ध विरासत की धनी रही हैं। भाई आज लाल किला है, हमारे प्राइम मिनिस्टर, अभी मैं निकला वहाँ से, हमारे प्राइम मिनिस्टर हर साल 26 जनवरी 15 अगस्त को तिरंगा फहराते हैं, तो मुगलों की देन है। ताजमहल जो है वो तेजो महल। नहीं, ये तो गलत है। नहीं, ये तो गलत है। अगर आप इतिहास उठा के देखेंगे तो वहाँ मंदिर का कोई साक्ष्य नहीं है। वहाँ मंदिर का कोई साक्ष्य नहीं है। अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री भी पढ़ेंगे और मिडियल हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ जो है जो मंदिर का कोई साक्ष्य नहीं है। वहाँ पर कुछ लोग मुसलमानों को लड़ाने के लिए, दलित भाइयों को लड़ाने के लिए, हिंदुओं को लड़ाने, हमारे हिंदू मुसलमान भाइयों को लड़ाने के लिए ऐसी अफवाह उड़ाते हैं। भाई ताजमहल दुनिया के 7 आश्चर्यों में। मैं आपसे बता दूं, उत्तर प्रदेश सरकार को सबसे अधिक अगर टूरिज्म से टैक्स मिलता है किसी स्मारक से तो ताजमहल से मिलता है। जी
अच्छा ये बताइए क्या धर्म देखकर, जाति देखकर टारगेट कर? बिल्कुल, इस समय तो नाम देख के टारगेट हो रहा है। आप देखिए कई जगह कई मर्डर हुए, अगर मुसलमानों ने किया तो उनका इनकाउंटर किया गया, और कुछ लोग जो एक विशेष जाति के थे उनको जो है उनके पैर में गोली मारी गई, अदरवाइज उनको सीधे सरेंडर करा के उनकी गिरफ्तारी दिखा दी गई। आप उत्तर प्रदेश में तो देख सकते हैं। आजम खान साहब का क्या कसूर है, वो जेल में क्यों है? देखिए, आजम खान साहब का एक कसूर है कि उन्होंने यूनिवर्सिटी बनवाई। अच्छा, आजम खान साहब का यही कसूर है कि उन्होंने यूनिवर्सिटी बनवाई, और अगर यूनिवर्सिटी ना, भाई जाहिर सी बात है, वो यूनिवर्सिटी बनवाए, मुसलमान पढ़ेगा तो जागरूक। मैं यहाँ बोल रहा हूँ, मैं पढ़ा हूँ, मैं जागरूक हूँ, मैं देश का जागरूक बंदा हूँ। अब आप हिस्ट्री में से हैं तो बोलने से डरने लगते नहीं, क्यों? संविधान ने अधिकार, आर्टिकल 19 में वाक और स्वतंत्रता का अधिकार है। आर्टिकल 19 में आप, बहुत सारे लोग बोलने की वजह से जेल में गए। नहीं, अगर सरकार मुझे जेल में डालना चाहती है, लेकिन मैं बता दूं, मैं चंद्रशेखर आज़ाद का सिपाही हूँ, मैं चंद्रशेखर आज़ाद का सिपाही हूँ, मैं आज़ाद समाज पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। एक बार मुझे जेल में डालने से पहले सरकार 100 बार सोचेगी। चंद्रशेखर की पार्टी में आप हैं तो क्या चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं? नहीं भाई, मैं तो चंद्रशेखर भाई का सिपाही हूँ भाई। जो जिम्मेदारी, अब मैं इस समय, पहले मैं जिला महासचिव था, फिर मैं जिला प्रभारी बनाया गया, इस समय मैं आज़ाद समाज पार्टी का फैजाबाद मंडल का उपाध्यक्ष हूँ, और जो है पार्टी मुझे जो जिम्मेदारी देगी। जी बताएं। अयोध्या में उपचुनाव, बिल्कुल, और वहाँ पे एक मामला सामने आया था मोहित खान का। जी, तो वो मामला क्या था? देखिए, उसमें जो भी, देखिए, महिला अपराधों के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारी पार्टी की गाइडलाइन एकदम क्लियर है। अगर दोषी है तो उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अभी उस पर जो, देखिए, आरोप किसी पर भी लगाए जा सकते हैं। नहीं कह रहा हूँ, मुसलमान देखकर बिल्कुल, देखिए, आरोप किसी पर भी लगाए जा सकते हैं। उन आरोप में कितनी सत्यता है, ये तो पुलिस की जांच होने के बाद, और डीएनए टेस्ट जो है, पुलिस ने आरोपी का डीएनए टेस्ट लिया है। अब डीएनए टेस्ट की अगर रिपोर्ट मिलान होती है तब उसका हो जाएगा। अभी जैसे कन्नौज के केस में हुआ है, वहाँ पर डीएनए के मिलान हो गया, भाई वो आरोप सिद्ध हो गया। लेकिन अभी अयोध्या के केस में, जहाँ तक मुझे ज्ञात है, अभी डीएनए रिपोर्ट नहीं आई है। अगर डीएनए रिपोर्ट आती है और मिलान होता, दोषी होता, तो मैं मांग करता हूँ कड़ी से कड़ी कार्रवाई पे। अपराध अभी के बारे में क्या कहेंगे, जो माहौल बनाया गया? नहीं, अगर देखिए, जाति और धर्म के नाम पर राजनीति करना ठीक नहीं है। देश संविधान से चलता है, और मैं हर सरकार से गुजारिश करता हूँ। संविधान से चल रही है कि नहीं? देखिए, वर्तमान हालात में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का दमन हो रहा है, वर्तमान हालात में उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बड़े बड़े लीडरों को अंदर किया जा रहा है, मुसलमानों में ये प्रचलन हो चुका है कि मुसलमानों का पॉलिटिकल मर्डर किया जा रहा है। तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि देश संविधान से चलता है। इस जो है हाथ में सभी, अगर ये इस हाथ में 5 उंगलियां हैं, अगर एक उंगली कमज़ोर होगी तो हाथ लूला कहा जाएगा, हाथ लंगड़ा कहा जाएगा। आप कहीं भी जाएंगे तो लोग कहेंगे। लगता है जब आपको गिरिराज सिंह जैसे लोग, देखिए उनकी बात, देखिए उनकी बात मत करिए, वो बड़े एग्जांपल दे रहा हूं। देखिए लाखों लोग हैं। अगर वो लाखों लोग कहते हैं पाकिस्तान तो देश हमारा है, इस देश के लिए हमने खून बहाया है, इस देश के लिए हमने कुर्बानी दी है, इस देश के लिए हमने अपने एक एक रक्त को बहाया है। कहते हैं कि आपके लिए तो पाकिस्तान बन नहीं, पाकिस्तान बन गया। हम इस देश की मिट्टी में पैदा हुए हैं भाई। देश का जब विभाजन हुआ था तो ये बात हुई थी, जिसको जो पाकिस्तान जाना चाहता चला जाए, जो भारत आना चाहता, तमाम हिंदू पाकिस्तान में। अगर आप पाकिस्तान भेजा जाएगा तो क्या करेंगे? मैं कभी नहीं जाऊंगा, उसके पास में क्यों जाऊं? मेरा देश मेरा है, ये मिट्टी मेरी, इस मिट्टी में मैं पैदा हुआ हूँ, इस मिट्टी का मैं अन्न खाता हूँ, इस मिट्टी में मैं मरूंगा, इसी में दफनाया जाऊंगा और यहीं से उठाया जाऊंगा। ये देश मेरा है, देश मेरा है, ये देश मेरा था, मेरा है, मेरा रहेगा। और मैं अपनी पीढ़ियों से कहना चाहता हूँ कि देश तुम्हारा था, तुम्हारा है और तुम्हारा रहेगा इंशाअल्लाह। कोई रोकने वाला नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कहना चाहता हूँ, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, प्रेस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, मीडिया बंधुओं को मैं उनसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप भी निष्पक्ष पत्रकारिता करिए। मैं टीवी पर देखता हूँ, जब मैं बैठता हूँ तो हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। कितना निष्पक्ष चाहिए? देखिए आप नहीं, आपकी बात नहीं, आप एक एग्जाम्पल हो सकते हैं, यू आर एग्जाम्पल, बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जैसे हर लोग नहीं होते हैं। आप टीवी पर उठा देखिए, कोई मुसलमान का मुद्दा होगा तो 24 घंटा चलेगा। तो ये कहना चाहता हूँ, देश सभी का है और इस सभी लोग, हम लोग सब लोगों ने देश के विकास में योगदान दिया है। जो मोदी भक्त हैं, आपके इस स्पीच के बाद बदलेंगे, उनका मन बदलेगा? नहीं, मैं कहना चाहता हूँ कि आप बदले ना बदलें, लेकिन सोच में बदलाव लाइए। मैं कहना चाहता हूँ कि सोच में बदलाव लाइए और सोच को बदलिए। ये देश सबका है, मैं बार बार कहता हूँ, ये देश सबका है। ये 5 उंगलियाँ हैं। मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात करते हैं, तो क्या वो बात बेईमानी हो जाएगी कि सबके साथ, सबके बाद? हाँ, कहते हैं जो करते हैं। नहीं, अगर कह रहे होते तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज़ाद भारत के इतिहास में, स्वतंत्र भारत के इतिहास में, भारत के 1 अरब 45 करोड़ लोगों के बीच में जब मुसलमानों की आबादी 25 से 30 करोड़ है, तो कैबिनेट में एक मुस्लिम मंत्री क्यों नहीं है?
इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद। बिल को लेकर क्या स्टैंड है? क्या चीज़? वक्फ बिल संशोधन। देखिए, जो वक्फ बिल संशोधन का है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार से, वही मुसलमानों को भी कुछ अधिकार दीजिए, ज़मीनों पे उनके कुछ अधिकार दीजिए। क्या वो भी आप छीन लेंगे? क्या आप उसको भी ले लेना चाहते हैं? भैया आपने तमाम चीज़ आप बदलने की कोशिश कर रहे हैं। कम से कम मदरसों भाई, मदरसों से, मैं मदरसों से पढ़ा हुआ हूँ, मैंने मदरसे से पढ़ाई की है। मदरसों में क्या आतंकवाद की? ये तो बिल्कुल गलत है। फ़खरुद्दीन अली अहमद साहब मदरसे से निकले, APJ अब्दुल कलाम साहब मदरसे से निकले, तो क्या वो आतंकवादी थे? मैं मदरसे से निकला, क्या मैं आतंकवादी हूँ? मैं अपने देश के विकास में योगदान दे रहा हूँ। मैं एज टीचर, मैं एज शिक्षक, ये मेरे मुस्लिम भाई हैं, ये एडवोकेट हैं, ये लोगों को न्याय देते हैं। बताइए। नायाब एडवोकेट बाराबंकी से। अच्छा, नायाब जी, उमर खालिद को जेल में रखा गया है 1500 दिन हो गए। देखिए, मैं फिर वही बात अभी ये कहा है कि जो भी लिप्त पाया जाएगा उसके खिलाफ प्रूफ मिलेंगे, उसके खिलाफ कतई कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे जो भी हो। अगर वो उमर खालिद के बारे में क्या स्टैंड? नहीं, उमर खालिद, मैं कहना चाहता हूँ अभी उनका मामला माननीय उच्चतम न्यायालय के संज्ञान में है, और अभी बिना सजा के जेल में है। नहीं, ये गलत है, ये गलत है। एलिगेशन ट्रायल चले, आपको कैसा लगा? ये गलत है, ये इस तरीके से गलत है। उमर खालिद भी देश के लिए काम करता है। उमर खालिद ने जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, वो यूनिवर्सिटी आज पूरे देश में दूसरे तीसरे नंबर पर है। जामिया मिलिया से उन्होंने पढ़ाई की, कुछ उसमें नेताओं ने जो है JNU से पढ़ाई की। तो देश की टॉप यूनिवर्सिटी, आप सोचिए कि टॉप यूनिवर्सिटी का टॉप स्कूल आतंकवादी कैसे हो सकता है? क्या हम लोग जो है, अगर बीजेपी आपको आतंकवादी मान लेगी तो आप क्या करेंगे? नहीं, बिल्कुल उनके मानने से क्या होता है? हमारा संविधान है, और माननीय उच्चतम न्यायालय है, माननीय हाई कोर्ट है, लोअर कोर्ट है, उनके मानने से क्या होगा? और कुछ भी माने, अरे वो तो मुसलमानों को कहते हैं देश के निवासी नहीं हो, तो क्या उनके मानने से मान लेंगे? ऐसा तो नहीं होगा ना। आजम खान साहब, उमर खालिद कब रिहा होंगे? अब ये तो भाई देखिए, जो हालात चल रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि रिहा हो पाएंगे। लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय से ये जरूर आस है कि जैसे माननीय उच्चतम न्यायालय अन्य मामलों में जो है निष्पक्ष कार्रवाई कर रहा है, माननीय उच्च न्यायालय उनके मामले भी संज्ञान लेगा, उनको रिहा करेगा। धन्यवाद। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया।